हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के यूनिट 1 को डिटेल में पढ़ रहे हैं। उसका आज क्लास नंबर 11 है। चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस और बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसका सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, चैप्टर और टॉपिक ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। इसके पहले की 10 क्लासेस हो चुकी हैं और वो क्लासेस सीक्वेंस वाइज थी, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। अगर आपने ये भी नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू जा कर के देख सकते हैं। जैसे कोई न्यू वीडियो अपलोड होती है तो मैं तुरंत प्लेलिस्ट में ऐड कर देती हूँ ताकि आप लोग देख लीजिए, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और बाकी तो मैंने आप लोगों को बताया है कि यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 8 तक मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ा करके क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करना है, पेपर एनालिसिस भी करना है। आप लोग टेंशन मत कीजिए, वीडियो थोड़ा सा लेट भी आती है तो आप लोग टेंशन मत किया करिए, ठीक। तो क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आप लोगों का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दूंगी, टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी को पढ़ के आप लोगों को एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेंगे। और जितना मैं आप लोगों को लिखवाती हूँ, कराती हूँ, उतना आप लोग नोट डाउन भी करते हुए चला करिए, ठीक। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं, कुछ बच्चों का रिप्लाई भी आया था, कमेंट भी किए थे कि हाँ नोट्स बना रहे हैं और प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट भी लगा रहे हैं। आप लोग बहुत सारे बच्चे रिप्लाई ही नहीं करते हैं, कहते ही नहीं है कि बस मुझे ये पता चलता है कि आप लोग भी पढ़ने में इंटरेस्ट रख रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कैसे पढ़ना है, क्या करना है। आप बस पूरी सीरीज़ को फॉलो कीजिए। मैं स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आप लोगों को पूरी गाइडेंस देने वाली हूँ और हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताने वाली हूँ। बाकी एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी क्वेरी होती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लिया करिए, ठीक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेटाइस एनर्जी। इसके पहले जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रेजोनेंस वगैरह जितने भी मैंने टॉपिक पढ़ाए थे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर और यूनिट टॉपिक वाली वीडियो में मैंने बता दिया हुआ है कि यूनिट 1 से कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे हर बार क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक। और लेटाइस एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बनते हैं कि लेटाइस एनर्जी क्या होता है, किसी भी सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड की कैसे लेटाइस एनर्जी पे डिपेंड करता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है बॉन्ड हैबर साइकिल, वो क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले लेटाइस एनर्जी की डिफिनीशन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ उसके पॉइंट्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर बॉन्ड हैबर साइकिल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक। तो इसमें आगे देखते हैं। सबसे पहले लेटाइस एनर्जी की हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे, ठीक। तो लिखेंगे, पहले लिखवा देती हूँ फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो लिखेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आयनिक सॉलिड from its gaseous आयन। मतलब इसमें कह रहा है लेटाइस एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि 1 मोल आयनिक सॉलिड बनाने के लिए गैशियस आयन से 1 मोल आयोनिक सॉलिड बनाने के लिए जो एनर्जी खर्च होती है या जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं लेटाइस एनर्जी। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। और बाकी आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा क्योंकि डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आयनिक सॉलिड, 1 मोल आयनिक सॉलिड बनाने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फ्रॉम इट्स गैशियस आयन, उसके गैशियस आयन से बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को कहते हैं लेटाइस एनर्जी। आर नोन एज लेटाइस एनर्जी। लैटिस एनर्जी भी बहुत लोग कहते हैं, ठीक। सबका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है तो प्रोनाउंसिएशन पे आप मत जाइएगा, बस आप लोग कॉन्सेप्ट समझिएगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं।
सबसे पहले हम गैशियस आयन ले लेते हैं, NaCl के एग्जांपल ले लेते हैं। एक Na पॉजिटिव होता है जो कि गैशियस के फॉर्म में होता है, एक Cl नेगेटिव होता है, ये भी गैशियस के फॉर्म में होता है। गैशियस आयन से आयनिक सॉलिड ये क्या बनेगा, NaCl बनेगा। ये कैसा रहता है, सॉलिड रहता है। और इसमें लेटाइस एनर्जी आयनिक सॉलिड बनाने में उसके गैशियस आयन से काम आती है, उसी को हम लोग लेटाइस एनर्जी कहते हैं। जैसे कि ये गैशियस फॉर्म में थे, जब इसका फॉर्मेशन हुआ, ये पूरा बन के आया, तो ये NaCl सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करा और उसमें कुछ ना कुछ लेटाइस एनर्जी भी थी, तो यही लेटाइस एनर्जी इसमें यूज़ होती है। तो मैंने इसका डेफिनेशन बता दिया शॉर्ट फॉर्म में, इसका एग्जाम्पल देख लिया। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, लेटाइस एनर्जी इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। Q1 और Q2 क्या है, ये चार्जेस हैं, ठीक। इसमें जो चार्जेस रहते हैं, और इसमें R क्या है, रेडियस है, ठीक। तो अगर हम लेटाइस एनर्जी को बढ़ाते हैं, लेटाइस एनर्जी को अगर हम बढ़ाएंगे तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा, लेकिन Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहीं हम लेटाइस एनर्जी को घटाते हैं तो R की वैल्यू बढ़ जाएगी और Q की वैल्यू भी घट जाएगी। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए लेटाइस एनर्जी बढ़ेगी तो Q भी बढ़ेगा, लेटाइस एनर्जी कम होगी तो Q भी कम होगा। R जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेटाइस एनर्जी बढ़ेगी तो R कम होगा, लेटाइस एनर्जी कम होगी तो R बढ़ जाएगा, ठीक। ये इसका फॉर्मूला होता है। फिर इसमें एक पॉइंट आता है, इसमें लिखेंगे आगे, हायर द वैल्यू ऑफ लेटाइस एनर्जी, हायर इज़ द स्टेबिलिटी। जितनी ज़्यादा लेटाइस एनर्जी की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा कंपाउंड हमारा स्टेबल होगा, मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि आयनिक क्रिस्टल जो होता है वो ज़्यादा का ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसे कि आयनिक क्रिस्टल है तो एक क्रिस्टल जो होता है बहुत स्टेबल होता है, क्योंकि उसकी लेटाइस एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है और पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे भी हुए होते हैं। तो इसमें आगे लिखेंगे, an ionic crystal is more stable because क्यों होते हैं, because ions are very close to each other by इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे हुए होते हैं और एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं। अगर लेटाइस एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है तो स्टेबिलिटी भी उसकी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, जो आयनिक क्रिस्टल होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसमें की लेटाइस एनर्जी ज़्यादा होती है, इसीलिए बहुत पास हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो वो कंपाउंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक। जैसे कि हम लोग आयनिक क्रिस्टल हम लोग बनता है M पॉजिटिव X नेगेटिव के फॉर्म में बनता है, मतलब एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो जैसे कि ये बन भी जाता है तो ये टूट भी जाता है, M पॉजिटिव और X नेगेटिव। जैसे हमने NaCl लिया था तो Na पॉजिटिव होता था, Cl नेगेटिव होता था, तो इसमें कह रहा है कि ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट भी जाएगा। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट इसी के बारे में है, तो लिखते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, हायर द वैल्यू ऑफ लेटाइस एनर्जी then the more energy required to decompose the ionic crystal जो कि M पॉजिटिव X नेगेटिव के फॉर्म में होता है, into its कॉन्स्टिट्यूएंट आयन जो कि M पॉजिटिव और X नेगेटिव होता है। इसमें कह रहा है अगर हमारी लेटाइस एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी किसी भी क्रिस्टल को, आयनिक क्रिस्टल को तोड़ने में, एज अ फॉर्म में M पॉजिटिव और X नेगेटिव के फॉर्म में। मतलब हमने अभी देखा कि अगर हमारी लेटाइस एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है तो हमारा कंपाउंड ज़्यादा का ज़्यादा स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है। लेकिन जब स्टेबल हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा
स्टिफ हो जाएगा तो उसको जो तोड़ने में, अगर हमें तोड़ना होगा उस आयनिक क्रिस्टल को, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये इसका पॉइंट हो गया। अब इसमें पूछ सकता है क्या उसके एप्लीकेशंस होते हैं लेटाइस एनर्जी के, ठीक। तो इसमें डालेंगे नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशंस ऑफ लेटाइस एनर्जी। एप्लीकेशंस ऑफ लेटाइस एनर्जी, लेटाइस एनर्जी के एप्लीकेशंस के बारे में देखते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे, डिटरमाइनिंग इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एफिनिटीज़। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की एफिनिटी को बताता है, एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में भी लेटाइस एनर्जी बताता है। मतलब कितना इलेक्ट्रॉन और कितना प्रोटॉन है, उसकी क्या एफिनिटीज़ है। एफिनिटीज़ तो आप लोगों ने क्लास 12 में अच्छे से पढ़ा होगा, उसमें क्या एफिनिटीज़ है और क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन लगेगी, मतलब कितनी हीट लगेगी उसमें। तो ये लेटाइस एनर्जी के थ्रू हमें पता चलता है कितना कंपाउंड में उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की क्षमता है और उसका कितना हीट लग रही है, उसी हिसाब से ये बताता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, explaining the solubility of metal hydride, polyhydride, peroxide and superoxide। इसमें कह रहा है लेटाइस एनर्जी की मदद से हम बता सकते हैं कि ये क्या बताता है, सॉल्युबिलिटी बताता है मेटल हाइड्राइड की, मतलब कितना ज़्यादा वो सॉल्युबल है, मेटल हाइड्राइड कितना सॉल्युबल है। पॉलीहाइड्राइड की सॉल्युबिलिटी को बताता है, पैरोक्साइड की और सुपर ऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी के बारे में भी बात करता है। अभी तक हमने देख लिया लेटाइस एनर्जी होता क्या है, ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि गैसियस आयन से 1 मोल आयनिक सॉलिड बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको लेटाइस एनर्जी कहते हैं। फिर हमने इसका एग्जाम्पल देखा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का। अगर आपको एक बार में वीडियो नहीं अगर समझ में आता है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, बाकी तो मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी दोहरा भी देती हूँ ताकि आप लोगों को एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मेरा मेन मोटिव यही है कि आप लोगों एग्जाम में क्या करें, कॉन्सेप्ट को एकदम माइंड में रखें। अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए। फिर मैंने बताया कि इसका फॉर्मूला होता है KQ1Q2/R होता है। फिर हमने बताया कि अगर लेटाइस एनर्जी ज़्यादा हुआ तो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे कोई आयनिक क्रिस्टल होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसमें आयन जो होते हैं एक दूसरे के बहुत पास होते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे हुए होते हैं। फिर मैंने बताया कि जितना ज़्यादा स्टेबल होगा कंपाउंड उसको तोड़ने में उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी। फिर उसके बाद मैंने बताया कि एप्लीकेशंस क्या होता है। सबसे पहले बताता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की एफिनिटीज़ और हीट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में बताता है लेटाइस एनर्जी, और फिर सॉल्युबिलिटी के बारे में बताता है, मेटल हाइड्राइड की, पॉलीहाइड्राइड और पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड की इसकी सॉल्युबिलिटी बताता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक आता है ये आता है बॉर्न-हैबर साइकिल। वो क्या होता है ये शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। पहले हेडिंग डाल लेंगे आप लोग, बॉर्न-हैबर साइकिल। सबसे शॉर्ट फॉर्म में सबसे इजी वे में आप लोगों को बताऊंगी ताकि आप लोगों को एक बार में समझ में आ जाए। इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, डिस्क्राइब द बॉर्न-हैबर साइकिल फॉर कैलकुलेटिंग लेटाइस एनर्जी। लेटाइस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए बॉर्न-हैबर साइकिल का यूज़ किया जाता है। अब वही बॉर्न-हैबर साइकिल एक तरह का मैथड है, उसको बताइए। ठीक, ये तो कभी क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बॉर्न-हैबर साइकिल। बॉर्न-हैबर साइकिल के ऊपर शॉर्ट नोट लिख लिए, मतलब उसमें कुछ पॉइंट्स लिखिए और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सारी चीज़ लिखते हैं। तो उसमें देखते हैं बॉर्न-हैबर साइकिल का लेटाइस एनर्जी को कैलकुलेट करने में इसका यूज़ होता है। तो पहले ये पॉइंट लिख लेंगे, सब कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ये जो मेथड है इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। इसका एग्जाम्पल न्यूमेरिकल में ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो लिखेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ लेटाइस एनर्जी, बॉर्न-हैबर साइकिल शुड बी यूज़। लेटाइस एनर्जी की वैल्यू निकालने के लिए बॉर्न-हैबर साइकिल का यूज़ किया जाता है। एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक Na है, वो सॉलिड के फॉर्म में है, ठीक, और हाफ है Cl, तब जाकर के हमारा क्या बनता है, ऐसे बनता है ना, NaCl सॉलिड बनता है, NaCl
सॉलिड बनता है और कुछ उसमें हीट निकल के आती है। ठीक, पहले इधर समझिए, हमने एग्जांपल लिया कि NaCl का एग्जांपल लिया। कैसे बनता है? Na सॉलिड रहता है, फिर उसमें हाफ Cl गैस मिलाया जाता है, तब जा कर के हमारा NaCl बनता है और कुछ हमारी हीट निकलती है। जो हीट निकलती है इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। पहले समझ लीजिए, फिर मैं आप लोगों को सारे जितने टर्म यूज़ होंगे उसको मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक, हमें क्या करना है, इसको गैशियस के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि अभी ये सॉलिड रहता है, फिर ये गैशियस के, ये तो गैशियस है, इसको हम लोग देखेंगे क्या करना है, इसको सॉलिड को गैशियस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसमें अगर हम सॉलिड को गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो अमाउंट ऑफ इसमें एनर्जी लगती है वो होती है सब्लिमेशन एनर्जी। डेल्टा HS से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या कहते हैं? सब्लिमेशन एनर्जी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? Na गैस के फॉर्म में हो जाएगा। हमने एग्जांपल लिया था, Na सॉलिड था, हाफ Cl गैस था, और ये NaCl हमारा सॉलिड में बनाया और कुछ हीट निकली। ठीक, तो इसको हम लोग पहले गैशियस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि लेटाइस एनर्जी कहती है किसी भी गैशियस आयन से तब जा करके हमारा सॉलिड मिलता है। ठीक, तो ये सॉलिड था, तो इसको गैशियस में कन्वर्ट करेंगे तो Na गैस है। ठीक, ये कन्वर्ट हुआ, क्या एनर्जी निकली? इसमें सब्लिमेशन एनर्जी निकली। लेकिन अभी भी इसमें हमें इसको आयंस में कन्वर्ट करना है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो Na गैसियस को जब Na पॉजिटिव गैसियस में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें जो हीट एनर्जी देनी पड़ती है वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है? आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि आयन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसमें जो एनर्जी देनी पड़ती है वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, तो इसके बाद Cl है, इसको हमें Cl नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। हाफ नहीं चाहिए, तो इसको हाफ को यहाँ से हटा देते हैं, मतलब हाफ ऑफ मतलब हाफ ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी इसमें देनी पड़ेगी, तब जा कर के ये Cl गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक, ये क्या है? डिसोसिएशन, हाफ ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी, हाफ ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी मतलब आधी हटे ना, हाफ को हटाना है तो इसीलिए हाफ लिखे। और गैस से हमें यहाँ पर डिसोसिएट करना पड़ेगा, नेगेटिव आयन चाहिए होंगे, इसीलिए पहले हाफ ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी निकालेंगे तो ये हाफ हट जाएगा। तो क्लोरीन गैस है तो गैस के फॉर्म में ही रहेगा, और फिर उसके बाद हम क्लोरीन गैस से क्लोरीन नेगेटिव गैस बनाएंगे, Cl नेगेटिव गैस बनाएंगे। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पर जो एनर्जी देनी पड़ती है वो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पहले एक बार लिख लीजिए, समझ लीजिए, नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए। ठीक, तो यहाँ से हमें Na पॉजिटिव गैशियस के फॉर्म में मिल गया, Cl नेगेटिव गैशियस के फॉर्म में मिल गया, ये सब हमें गैशियस के फॉर्म में मिल गया। अब जब हम इसमें से लेटाइस एनर्जी को माइनस कर देंगे तब जा कर के हमारे पास Na सॉलिड बन जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं बॉर्न हैबर साइकिल। एक साइकिल के फॉर्म में यूज़ होता है, इसीलिए कहते हैं। देखिए, बॉर्न हैबर साइकिल का यूज़ लेटाइस एनर्जी को वैल्यू को कैलकुलेट करने में होता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझा दिया कि Na सॉलिड था, हाफ गैशियस था, Na सॉलिड और कुछ हीट ऑफ फॉर्मेशन था हमारे पास। फिर हमने देखा कि ये जो Na सॉलिड था इसको हमें गैस के फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में चाहिए। तो पहले सॉलिड को गैस के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ी, फिर गैस के फॉर्म में से आयन के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ी, पॉजिटिव साइन लगाया। ठीक, आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ी। फिर यहाँ पर हमें Cn नेगेटिव चाहिए था तो हाफ हटाना था, तो हाफ हटाने के लिए हाफ ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी मतलब टूट गया, इसमें से हाफ कम हो गया, तो ये हो गया Cl गैस के फॉर्म में हो गया। फिर इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी तो ये Cl नेगेटिव बन गया। ठीक, जब ये बन गया तो ये भी गैसेस के फॉर्म में, ये गैसेस के फॉर्म में, ये भी आयंस के फॉर्म में, ये भी आयंस के फॉर्म में। अब इन दोनों को मिला करके हम लेटाइस एनर्जी को माइनस कर देते हैं तो तब जा करके हमारा NaCl बनता है। लेटाइस एनर्जी को हम लोग बहुत U से भी रिप्रेजेंट करते हैं कहीं कहीं, और तो जितने सिंबल्स यूज़ किए हैं जैसे कि ये NaH है तो इसको आप लोग लास्ट में लिख भी लीजिएगा कि डेल्टा S क्या है, सब्लिमेशन एनर्जी है, I क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी है। लास्ट में लिख लीजिएगा, चाहे यहाँ पर जगह ना हो तो यहाँ लास्ट में लिख लीजिएगा कि हाफ ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी है, HDIS है, EA क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो इसके बाद HF क्या है इसको मैं बता देती हूँ। डेल्टा HF क्या है, यह है हीट ऑफ फॉर्मेशन।
हीट ऑफ फॉर्मेशन। और बाकी तो मैंने लिख ही दिया है, अगर आप नीचे भी लिखना चाहें तो साइड में नीचे लिख भी सकते हैं। ये बॉर्न हैबर साइकिल पूरा अच्छे से एक्सप्लेन हो गया। अब बॉर्न हैबर साइकिल जो ये मेथड है इसको कैसे यूज़ करते हैं, मतलब इसका क्या मेथड है, क्या फॉर्मूला है, तो ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू डेल्टा एच एस, मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये होता है नेगेटिव होता है, माइनस इसलिए लगा है क्योंकि ये हमेशा नेगेटिव होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होता है, इज इक्वल टू ये होता है सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आई क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी प्लस हाफ ऑफ एच डिसोसिएशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस लेटाइस एनर्जी। हमें लेटाइस एनर्जी निकालने का ये फॉर्मूला होता है। माइनस लेटाइस एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, माइनस एच एफ इज इक्वल टू डेल्टा एच एस, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन, सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और यू क्या होता है, ये होता है लेटाइस एनर्जी। अगर हमें लेटाइस एनर्जी कोई भी न्यूमेरिकल में दे दिया गया तो यू कैसे निकालेंगे, यू की वैल्यू, यू को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो यू इधर आ गया और ये एच एफ को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा एच एफ, नेगेटिव था इधर आया पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव था इधर आया पॉजिटिव हो गया, और ये हो जाएगा प्लस डेल्टा एच एस प्लस आई प्लस हाफ डेल्टा एच डेस माइनस ई ए। ये हो गया लेटाइस एनर्जी निकालने का फॉर्मूला हो गया। इस ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बस मैंने इसको अलग तरीके से इसलिए लिख दिया ताकि अगर इस तरीके से भी आपको याद रहे तो आप लोग इस तरीके से बना के लिख सकते हैं। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए मैं आप लोगों को टॉपिक यहीं पर ख़त्म करती हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लेटाइस एनर्जी का और कुछ इंपॉर्टेंस क्या होता है लेटाइस एनर्जी का, और इसमें जो मेन टॉपिक आता है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड आता है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, आप लोगों को भी देखने में प्रॉब्लम होगी, ठीक। अगर आप लोगों को किसी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। मेरे चैनल पर आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे, ठीक। और भी किसी तरह का डाउट रहता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है, सच में अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया कर दिया करिए और कमेंट ज़रूर करके बताया करिए कि आप लोगों को कैसा लगता है वीडियो, और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए ताकि उन बच्चों तक भी अच्छी एजुकेशन पहुंच सके। बहुत सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो वो कंफ्यूज ना रहे, अपने फ्रेंड्स तक, अपने जो भाई बहन हैं, रिलेटिव हैं, कलीग्स हैं, तो उनको ज़रूर सेंड किया करिए, ठीक। गुड बाय एंड स्टे सेफ।